हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रश्न करेंगे। जो भी मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के सारे प्रश्न करेंगे और उनको कैसे सरल तरीके से हल करते हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा वीडियो होगा और इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, तो ज़रूर पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बता देता हूँ। ये जो बड़ी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्स अक्ष बोलते हैं और इसे वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। हिंदी में अगर दे देगा तो आपसे ये चीज़ें आना चाहिए, ठीक। तो इसे ये होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश इधर होता है बाई और नीचे होता है बाई डैश, मतलब बाई का मान 0 माइनस में होता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट समझ में आया। अब देखिए, जो पहला ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में देखिएगा, पहले चतुर्थांश में आपके प्लस प्लस होता है, मतलब बाई भी प्लस में होता है। क्यों प्लस में होता है? क्योंकि ऊपर जो बाई होता है, ये बाई का मान यहाँ होता है वो प्लस में होता है, और एक्स का मान ये वाला जो आपको बाएं हाथ की तरफ आपके दिख रहा है वो भी प्लस में होता है। तो दोनों प्लस प्लस में होते हैं, तो बाई और एक्स के दोनों के मान प्लस प्लस में होते हैं। पहले एक्स लिखा जाता है फिर बाई लिखा जाता है, ठीक। पहले भुज लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखेंगे तो पहले एक्स का निर्देशांक लिखेंगे फिर बाई का निर्देशांक लिखेंगे। दूसरे चतुर्थांश में ये वाला होता है दूसरा चतुर्थांश। इसमें आपका जो एक्स होता है, एक्स इधर ऋणात्मक हो जाता है, बाई तो धनात्मक ही है, तो एक्स ऋणात्मक में चलता है, बाई धनात्मक में चलता है। तो इसके इधर के निर्देशांक जो भी इधर आते हैं वो माइनस और प्लस में आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं, बाई भी माइनस में हो जाता है, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस में चलते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में बाई माइनस में रहता है, लेकिन रुकिएगा एक सेकंड, बाई माइनस में रहता है और एक्स जो होता है प्लस में रहता है और बाई माइनस में रहता है, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए नोट्स में मैं अच्छी तरीके से दर्शाया हूँ किसको क्या बोला जाता है, ठीक। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं जो पढ़ाऊँगा उसी का नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। यहाँ प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यही बेसिक है। और जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक 0 0 होता है। देखिएगा, समझिएगा, मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, क्योंकि यहाँ x का मान भी 0 होता है, ये x का मान हो गया, और ये वाला y का मान होता है ये भी 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। पहला और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सामान्य जो नहीं पढ़ा है एकदम बेसिक से उसको ये समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष से 5 यूनिट तथा वाई अक्ष से 6 यूनिट दूरी पर है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? पहले हम लोग बना लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष। में बोले जो बड़ी लाइन है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष है, इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोल रहा है? तृतीय चतुर्थांश में। किस में बोल रहा है? तृतीय चतुर्थांश में। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना, बना लीजिए जल्दी से। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में लिखिए एक्स अक्ष से 5 यूनिट दूरी पर है, इस वाले अक्ष से 5 यूनिट दूरी पर है। तो 1 2 3 4 5, जो सामान्य बच्चा होगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा वो ऐसे खींच के लिख लेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है? एक्स अक्ष से 5 यूनिट दूरी, एक्स अक्ष से दूरी का मतलब बाई का मान होता है। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वह बाई का निर्देशांक होगा। ये आप लोग ध्यान से लाइन सुन लीजिए। पहला एक्स अक्ष की 1 यूनिट दूरी, एक्स अक्ष से 2 यूनिट दूरी, एक्स अक्ष से 3 यूनिट दूरी, एक्स अक्ष से 4, एक्स अक्ष से 5 यूनिट दूरी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5 यूनिट दूरी एक्स अक्ष से, मतलब बाई का मान कितना हो गया? बाई अक्ष में 5। तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब बाई का निर्देशांक। अब बाई अक्ष से दूरी का मतलब एक्स का निर्देशांक। बाई अक्ष से 6 यूनिट दूरी है, ये आपका बाई अक्ष है, समझिएगा ध्यान से। ये आपका बाई अक्ष है, ये आपका बाई अक्ष है, ठीक है। इससे दूरी मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आप इससे दूर इधर चलेंगे या इधर चलेंगे? इधर तो आप चलेंगे नहीं,
यदि इधर चलेंगे तो वो तो बाई के ही डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन दूरी का मतलब बोल रहा है आपको एक्स अक्ष में चलना होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब बाई का निर्देशांक, और बाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स का निर्देशांक। तो बाई अक्ष से कितनी दूर है, बाई अक्ष से 6 यूनिट, तो बाई अक्ष से 1 यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 6 दूरी। तो यहाँ ये बिंदु यहाँ बनेगा, यहाँ पास बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक तीसरे में है ना, तीसरे में दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो -6 होगा और -5 होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक -6 और बाई अक्ष का निर्देशांक -5, क्योंकि ये बोला है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, एक्स अक्ष से दूरी मतलब बाई का निर्देशांक, बाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स का निर्देशांक, और चिन्ह उस अनुसार लगाएंगे जैसे प्रश्न में जिस चतुर्थांश में बोला रहेगा। तो जैसे इसमें होता तो प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, तो इस वाले में है तो दोनों माइनस में होंगे। तो -6 और -5 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला नंबर ऑप्शन देखिए, -6 -5 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। बहुत ही सरल ढंग से समझाऊंगा, प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोड़ के नहीं भागिएगा, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। ठीक है ना। एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दिया है बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, -3 और 7 है। बाई अक्ष के सापेक्ष इसकी प्रतिबिंब क्या होगी। ठीक है, बाई अक्ष को दर्पण मान लेना है, फिर इसकी प्रतिबिंब बताना है क्या होगी। तो पहले वही करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष और बाई अक्ष का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। तो ये आपका हुआ बाई अक्ष, कोटि जिसे बोलते हैं, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसे भुज बोलते हैं। आप दोनों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप मान लीजिए ये खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े हैं, दोनों हाथ आप फैला दीजिए, तो आपकी क्या है, भुजाएं हैं ना। तो एक्स अक्ष किसकी तरह है, एक्स अक्ष भुजाओं की तरह है, तो यह आपका भुज हो गया। ठीक है, जब एक्स अक्ष भुज हो गया तो बाई अक्ष कोटि होगी। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे याद कर लेंगे तो नहीं भूलेगा। ठीक, ये हुआ बाई अक्ष कोटि, ये हुआ एक्स अक्ष भुज। अब क्या बोल रहा है, बिंदु क्या दिया है, एक्स का निर्देशांक -3, बाई का निर्देशांक 7 दिया, तो यह मतलब दूसरे चतुर्थांश में है। हमको कैसे मालूम हो गया दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि एक्स अक्ष माइनस में है और बाई अक्ष ये देखिए प्लस में है, +7 है। तो जब ऐसा होगा तो मतलब दूसरे चतुर्थांश में। अब अगर यही चीज़ बोल देता कि एक्स का मान भी -3 है, बाई का मान भी -3 है, तो दोनों माइनस में होंगे, तो तीसरे चतुर्थांश में होंगे। एक्स प्लस में है, बाई माइनस में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है ना। तो ये मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये बिंदु दिया है, कौन सा बिंदु दिया है देखिएगा, -3 दिया है, -3 दिया है और 7 दिया है। ठीक, बाई प्लस में है, बोल रहा है बाई अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब निकालना। ये हुआ आपका बाई अक्ष, बाई अक्ष को मान लीजिए, ये हुआ आपका बाई अक्ष, बाई अक्ष को हम मान लेते हैं यह क्या है, दर्पण है, तो इसके सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। इस तरह का प्रश्न इस बार आप एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इसको सीधे जब ऐसे पूछे तो बाई का मान नहीं बदलता, मतलब बाई का चिन्ह नहीं बदलता है, बाई का चिन्ह सेम रहता है, केवल एक्स का चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, जब बाई अक्ष के सापेक्ष पूछे तो बाई का जो निर्देशांक होगा उसका चिन्ह नहीं बदलता है, एक्स का चिन्ह पलट जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, तो यह 2 से 1 में आ जाएगा, 2 से 1 में आ जाएगा, तो 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। क्यों 3 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अब पहले चतुर्थांश में आ गया, और पहले चतुर्थांश में यहाँ आ गया प्रतिबिंब इसका, तो पहले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस में होता है और बाई भी प्लस में होता है, तो बाई के सापेक्ष, बाई अक्ष के सापेक्ष इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा 3 और 7। मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि यदि बोले बाई अक्ष के सापेक्ष तो बाई का मान वही रहेगा। देखिए बाई का मान 7 है, तो यहाँ भी 7 है, केवल एक्स के चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो एक्स का चिन्ह यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, यदि यहीं बोलता कि एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो एक्स के इस अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होता, किसके, एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब एक्स अक्ष के सापेक्ष जब प्रतिबिंब होगा तो एक्स का चिन्ह सेम रहेगा, एक्स का चिन्ह इधर लिखेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन बाई का चिन्ह बदल जाएगा। बाई का चिन्ह कैसे बदलेगा, अभी 7 प्लस में था ना, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, तो यह हो गया एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, यह हो गया बाई अक्ष के सापेक्ष, यह हो गया एक्स अक्ष के सापेक्ष। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा,
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए 3 और 7 क्या होगा, 3 और 7 होगा सही उत्तर, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा है वही उत्तर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न मैं लेकर आया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बोला है एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बताना है, तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बना लेते हैं, जो बोला है। क्या बोला है, 8 और -5। 8 जहाँ यहाँ बोला है एक्स धनात्मक बाई ऋणात्मक, तो एक्स धनात्मक बाई ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। यहाँ होगा 8 और -5, क्योंकि इस चतुर्थांश में x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। ठीक, अब इसका बोला है x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। तो देखिएगा ये हुआ आपका x अक्ष, इसको मानेंगे हम लोग वो दर्पण। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न अभी पूछा गया था। क्या पूछा था कि वो पूछ लिया था, प्रवणता पूछ लिया था, प्रवणता स्लोप, ढलान जिसे बोलते हैं। तो मुश्किल से 4 सेकंड का, 3 से 4 सेकंड का उत्तर होता है उसका, तो बहुत सारे लोगों से वो भी नहीं बना। तो मैं अभी पिछले प्रश्न में आपको क्या बताया हूँ, यदि x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बोले तो x के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल y के चिन्ह में परिवर्तन होगा। y का चिन्ह उलट जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा, ये तीसरे से पहले में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग x अक्ष को दर्पण मान रहे हैं। ठीक है, इस अक्ष को, तो देखिएगा इधर हो जाएगा 8 और 5, 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ x भी प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है, तो इसका प्रतिबिंब 8 और 5 होगा। देखिए ये माइनस में था y, यहाँ जाके प्लस में हो गया है। मैं क्या बताया, x अक्ष के सापेक्ष x का चिन्ह वही रहेगा, केवल y का चिन्ह बदलेगा, y के सापेक्ष y का चिन्ह वही रहेगा, केवल x का चिन्ह बदलेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपका होगा 8, 5। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसको सुधार लीजिए। पहला नंबर उत्तर इसको लिखेंगे 8 और 5। ये देखिए, ये तो वीडियो का 8th नंबर क्वेश्चन नंबर ये तीसरा और चौथा है वीडियो का, लेकिन मैं इसको 8th नंबर पे लिखा था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो मैं इनको पहले बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि इनमें केवल सूत्र की आवश्यकता होती है। देखिए रेखा 4x क्या दिया है, 4x दिया है, -2y दिया है, +7 दिया है। इसकी प्रवणता क्या होगी, चलिए मैं आपको थोड़ा नोट्स में दिखाता हूँ अपने। ये देखिए नोट्स में पूरा रिफ्लेक्शन का अच्छे से वर्णन मैं लिखा हूँ। ठीक है, ये देखिए x अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर उस प्रश्न को समझाते हैं। मूल बिंदु का क्या होता है, 0, 0। ये क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु के साथ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, x का और y का दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मूल बिंदु के साथ जब प्रतिबिंब निकालते हैं तो x y का दोनों का चिन्ह परिवर्तित, जैसे मैं बोल दिया कि ये 2 और 3 है, एक x y के निर्देशांक है। ठीक है, पहले अक्ष में है, पहले चतुर्थांश में है, तो इनका मूल बिंदु के सापेक्ष रिफ्लेक्शन करेंगे। इसको मानेंगे दर्पण, इसको मानेंगे क्या, दर्पण मान लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा तो x का मान भी परिवर्तित हो जाएगा और y का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो x माइनस में हो गया और y भी माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए स्लोप के बारे में, प्रवणता के बारे में, ये रेखा का सामान्य रूप का समीकरण होता है, रेखा के प्रवणता रूप का समीकरण होता है y बराबर mx + c, और रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण ये होता है। ठीक है, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आप लोग उसी चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ साइड में लिखा है प्रवणता m बराबर होती है, प्रवणता m बराबर होती है -a/b। -a क्या हुआ, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। प्रवणता m बराबर क्या होती है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये सूत्र याद कर लीजिए। अब चलिए मैं उस प्रश्न को बताता हूँ। यहाँ एक रेखा दी गई है 4x - 2y + 7, तो इसकी प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, m से दर्शाते हैं। ठीक है, m बराबर होगा, m बराबर, मैं ले लेता हूँ येलो कलर का पेन, m बराबर होगा -x का गुणांक -a, हम लोग मान लेते हैं x का गुणांक a है, बटे y का गुणांक b। y का गुणांक माइनस में है ना, तो इसका माइनस भी लेंगे। y का गुणांक b यहाँ माइनस में है ना, तो इसका माइनस दे, रुकिए अभी लेते हैं माइनस में। देखिए जो रेखा होती है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है उससे समझिएगा। रेखा का सामान्य सूत्र होता है ax + by + c, ax + by + c बराबर 0। तो ये हुआ x का गुणांक, ये हुआ y का गुणांक, ये हुआ अचर पद। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो अब होता है m बराबर, प्रवणता बराबर -a/b। ठीक है, तो m बराबर दिया गया है, x का गुणांक 4 है तो माइनस लिखेंगे 4
माइनस लगा होता है सूत्र में। उसके बाद y का गुणांक -2 है तो चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर यहाँ भी चिन्ह दिया तो यहाँ भी लेते हैं। यहाँ चिन्ह प्लस में है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस लिख दिए। यहाँ चिन्ह माइनस में है ना बाई वाले के पास तो -2 लिख देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब प्रवणता कितनी आ गई? प्रवणता आपका उत्तर आ गया तीसरा नंबर ऑप्शन देखिएगा 2 आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऐसे प्रवणता निकाली जाती है। इंग्लिश में स्लोप और इसको ढलान के नाम से भी दे देता है प्रश्नों में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला और बहुत ही इजी प्रश्न, ठीक है, देखिएगा। पहले एक बेसिक बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा। ठीक है, बिंदु है बी जिसका निर्देशांक एक्स वाई है। रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मैं रेखाखंड एसी बनाता हूँ। ये रेखाखंड एसी हो गई, ये ए हो गया, ये सी होगा, ये बी है जो इसका मध्य बिंदु है। इसके निर्देशांक कितने हैं? इसके निर्देशांक है एक्स वाई। ठीक है, इसका नाम क्या है? बी नाम है। ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है 5 और 8। ए का निर्देशांक दिया है 5, 8 और सी का देखिएगा, सी का निर्देशांक आपको दिया है 9 और 4। सी का निर्देशांक दिया है 9 और 4 दिया है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? तो मध्य बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। यहाँ तो एक्स वाई माना तो एक्स वाई के मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे इजी होता है, मध्य बिंदु है ना, ये बी मध्य बिंदु है ना, तो यदि रेखा का मध्य बिंदु दिया हो और उसके किनारे किनारे 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो तो एक्स ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है x1 y1, ये होता है x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सीधे x1 प्लस x2, x1 x का मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए x का मान, तो x को जोड़ेंगे x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, इसी तरह से y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें मान रखेंगे हम लोग, पूरा इरेज कर दें एक बार, समझ में आ जाएगा। ये हो गया x1 का मान, ये हो गया x2 का मान। ठीक है, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9 इधर जोड़ देते हैं ऊपर, 9 5 जोड़ेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 9 5 14 हो गया, 2 का भाग दे दिए तो 7 आ गया। ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया? x का मान आपका कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, इरेज करते हैं अब, x का मान आपका 7 आ गया। अब y का मान ज्ञात करने के लिए ये जो 8 लिखा है ये y1 है। y का मान ज्ञात करने के लिए 8 लिखा है ये y1 है, और ये 4 लिखा है ये y2 मैं आपको अभी बताया था। ठीक, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो y1 जोड़ेंगे, y का मान ज्ञात करने के लिए इसको कैपिटल Y से लिख देंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यदि मध्य बिंदु है तो 2 का भाग देंगे। तो y1 का मान है 8, y2 का मान है 4 बटे 2 कर देंगे तो 8 4 12 बटे 2। तो आ गया कितना आ गया? 6 आ गया। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो x का मान 7 आया था और y का मान 6 आ गया, अर्थात ये जो है यहाँ x y का मान 6 7 आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको विभाजक सूत्र के माध्यम से लगाया जाता है, लेकिन जब मध्य बिंदु होता है तो सीधे 2 का हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कारण क्यों होता है अगले प्रश्न में। चलिए मैं नोट्स में अपने दिखाता हूँ आपको विभाजक सूत्र, अर्थात विभाजन सूत्र जिसे बोलते हैं। ये है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं विभाजन सूत्र। यदि एक रेखा दी गई है, देखिएगा अंतः विभाजन बाह्य विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। यदि एक रेखा दी गई है, ये रेखा हो गई ए बी रेखा, ए के निर्देशांक ये हैं, बी के निर्देशांक ये हैं, और यह इस रेखा को एक बिंदु P है जो m अनुपाते n में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? m अनुपाते n में विभाजित कर रहा है। तो x y का मान ज्ञात करना है अपन को। x y का मान का मतलब P का जो मान है, P के निर्देशांकों के मान वो ज्ञात करना है। आंतरिक विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर होता है x2 को इधर वाले से गुणा करेंगे m से x2 प्लस, आंतरिक विभाजन में प्लस लगता है, बाह्य विभाजन होता है तो यही चीज़ माइनस हो जाती है, बस बाकी सेम सूत्र होता है। ठीक है, x2 m1। अब x का मान जब निकालेंगे तो केवल x को लेंगे। ठीक है, x1 को n से गुणा करेंगे, x1 को n से गुणा करेंगे। ठीक, और ये जो रेखा है ना, n से गुणा करके लिख दिए। अब नीचे m प्लस n, कौन सा m? ये वाला m हो गया आपका, ये वाला m, और इस n को नीचे प्लस करके लिख देंगे। यदि
बाह्य विभाजन हुआ तो यही चीज़ यहाँ माइनस करके लिखते हैं। देखिए बाह्य विभाजन का सूत्र भी मैं नीचे लिखा हूँ, ये आंतरिक विभाजन का सूत्र है, ये बाह्य विभाजन का सूत्र है। ठीक, अब देखिए इसी तरह से हम लोग बाई का मान निकालेंगे तो बाई टू को उसके विपरीत उधर वाले से गुणा करेंगे m से। ठीक, और y1 जो इधर है इसका गुणा इधर से करेंगे n से, तो m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n आंतरिक विभाजन के लिए, और बाह्य विभाजन के लिए यही नीचे लिखा हुआ है। बाह्य विभाजन के लिए देखिए टोटल चिन्ह माइनस हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ लिखी हुई हैं। बाई के मान के लिए बाई लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि पूछे, चलिए प्रश्न में बताऊँगा नहीं, अभी आप भूल जाएंगे। देखिए प्रश्न, एक बिंदु B है XY जिसका निर्देशांक XY है, रेखाखंड AC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखाखंड AC है, एक रेखाखंड A और C है। एक बिंदु यहाँ B में मान लेता हूँ, इसका निर्देशांक दिया है XY और XY का ही मान अपन को ज्ञात करना है। यह रेखाखंड AC को किस अनुपात में, इधर 2 अनुपात इधर 3 अनुपात में विभाजित करती है। A का निर्देशांक है 4, 5, C का निर्देशांक कितना है 9 और 5, C का निर्देशांक 9, 5। अब सेक्शन फार्मूला से ही ये मतलब विभाजन सूत्र जो मैं आपको अभी दिखाया हूँ और सिखाया हूँ उसी से ये पूरा लगेगा। अब इसको लगाने के लिए x का मान ज्ञात करेंगे। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट समझ में आता है तो उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस व्हाट्सअप नंबर में 9993582830 में आप मैसेज कर दीजिए उस स्क्रीनशॉट को। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बेहतरीन ढंग से पेश कर दूंगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इस वीडियो में ही आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। क्या बोला था, x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर x1 ये हुआ आपका जो 4 लिखा, x1 का गुणा इधर वाले से होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, x1 का गुणा n से होता है, ये n है ये m मान लेते हैं, उसके विपरीत वाले से होगा। इधर वाले जो हैं इनका गुणा इधर से होगा, इधर वाले जो हैं इनका गुणा इससे होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। 4 का गुणा 3 से होगा, डायरेक्ट लिख दें अभी सूत्र के माध्यम से। 4 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, और ये x2 है तो x2 का गुणा m से होगा तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी प्लस होगा क्योंकि आंतरिक विभाजन में जब कुछ ना बोल रहा हो, प्रश्न में जब कुछ ना बोल रहा हो तो आपको सीधे आंतरिक विभाजन मानना है और सूत्र में प्लस लगाना है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ये 18, और नीचे क्या होता है m प्लस n, नीचे क्या होता है m प्लस n होता है ना, तो m ये है n ये है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। समझिएगा, ये m है ये n है, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं। 3 2 5 होता है। ठीक है, आप काटा पीटी सीधे करते हैं क्योंकि अपने पास ज़्यादा स्क्रीन में जगह नहीं होती, मोबाइल की स्क्रीन है, अपने पास ज़्यादा साधन नहीं है पढ़ाने के लिए, तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का मोबाइल से ही। ठीक, देखिए 12 और 18 होता है 30। ठीक, और 30 में 5 का भाग दे देंगे तो x का मान आपका 6 आ जाएगा। कितना आ गया, x बराबर आपका 6 आ गया है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग बाई का, इस वाले का मान आ गया b के x निर्देशांक का। अब बाई निर्देशांक का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। अब लिखेंगे बाई बराबर, तो बाई बराबर हो जाएगा, बाई बराबर मैं आपको बताया ही था कि ये y1 का गुणा इधर वालों का गुणा इससे होगा। ठीक है, उसी तरह से y1 का गुणा हो जाएगा n में, ये n है तो 3 में हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस आंतरिक विभाजन है तो प्लस y2 का गुणा इधर के इधर वाले से होगा, इससे ही नहीं होगा, उधर वाले से होगा, उस साइड वाले से m से। ठीक है, तो m से होगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नीचे वही आएगा, नीचे m प्लस n हो जाएगा। तो आपका ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 10 25 हो गया। अब नीचे m प्लस n, ये m है ये n है तो 3 2 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 5 4 20 4 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, तो इसको सुधार लीजिए। ये 4 होगा, ये वाला 4 होगा और वो 6 सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ, क्योंकि x का मान हमने 6 निकाला था और y का मान हमने 4 निकाला। ये देखिए यहाँ, तो इसका b का आपका निर्देशांक आ चुका है, उस बिंदु का निर्देशांक जो इस रेखा को विभाजित करता है। कितना आया, 6 आ गया x का निर्देशांक इसके, और 4 आ गया इसके y का निर्देशांक, तो 6 और 4 इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आपको फ्री में ऐसे ही मैं ट्रिक्स और बेस्ट वीडियोज़ उपलब्ध करवाता रहूँगा। ठीक है, तो इस फोर्थ
फोर्थ नहीं है, शायद फिफ्थ होगा, चलिए फोर्थ ही मैं बोल देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन का उत्तर आपको बताना है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है जो मैं अभी पिछला बता चुका हूँ। ये ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका पी होगा, ठीक। तो पी के निर्देशांक दिए हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा अलग है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ रहा है ना, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपसे ना बने। तो यदि ऐसा बोले, ये पूछा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आपको क्या मानना है, लैम्डा अनुपात 1, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। वाह, यह बिंदु रेखा को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। लैम्डा की जगह में के भी मान सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा अनुपात 1, एक्स वाई इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई कभी कभी लिख किया जाता है ना, तो लैम्डा अनुपात 1। चलिए अब इसको प्रश्न को हल करते हैं। पिछले प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया था, हम लोगों को ये यहाँ m और n का मान भी दिया था, है ना, लेकिन इसमें नहीं दिया है। इसमें बोला है, इसमें सीधे इसका ये पूछ लिया। पिछले प्रश्न में ये चीज़ नहीं दिया था, इसमें ये दे दिया है और अनुपात का मान पूछ लिया किस में, तो हम लोग मानेंगे माना कि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, वही सूत्र लगेगा सेम टू सेम। x का मान निकालने के लिए x की जगह में 3 लिखा है, ये x का निर्देशांक क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब x1, ये x1 है, x1 का गुणा इधर होता है, तो x बराबर, ठीक है, सूत्र वही याद कर लीजिए, लिख के अपने सामने चिपका लीजिए। x4 का गुणा 1 में होगा, x1 का गुणा m में होता है, तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x2 का गुणा n में होता है, तो 1 का गुणा लैम्डा में होगा, तो लैम्डा ही आ जाएगा। कि पूरा करके बताऊँ, इतने में समझ में ना आ रहा हो तो पूरा गुणा करूँ। उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो समझ लेंगे। एक लाइन में काट दिया हूँ, तो 4 का गुणा सीधे 1 में करके 4 लिख दिया हूँ। 1 का गुणा x2 में m का गुणा होता है, तो x2 में m मतलब लैम्डा का गुणा करके यहाँ लिख दिया हूँ। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा m प्लस n, m का मान है लैम्डा, n का मान है 1, तो लैम्डा प्लस 1, क्योंकि यह एक आंतरिक विभाजन है तो प्लस आएगा बीच में, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करना चालू करें, इसको ऊपर वाले थोड़ा लाइन को इरेज कर देते ताकि समझ में आ जाए, ठीक। अब तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 लैम्डा, इस पूरे का गुणा 3 का गुणा इसके अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, सीधे गुणा करके 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 बराबर में ये आएगा 4 प्लस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा को इधर पक्षांतरित कर देंगे और संख्या को एक तरफ और लैम्डा वाले को एक तरफ, ठीक है। के भी मान सकते हैं, के अनुपात 1 कर लीजिए, ठीक है। अपन को तो केवल मान ज्ञात करना है, तो ये लैम्डा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आ जाएगा ये 2 लैम्डा बराबर, ये हो गया 1 बराबर 1, 4 में 3 घटा 1 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, एक लाइन मिटाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ईजी है, ठीक है। इसको हार्ड ना समझिएगा, इसको जैसे ही 2-3 बार करेंगे ना, इसी वीडियो को आप 3 बार देखिए, 3 बार जैसे ही देखेंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। और इस तरह के 2-4 प्रश्न कर लीजिए या इसी प्रश्न को 4 बार लगा लीजिए, ठीक। ये मान बदल के 4 बार इस प्रश्न को लगा लीजिए, आपको ये मान बदल के तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए कितना आ गया था, 2 लैम्डा बराबर 1 आ गया था, है ना। तो देखिए अब लैम्डा बराबर कितना होगा, लैम्डा बराबर 1/2, अर्थात आपका केवल इतना निकालना है। लैम्डा का मान जब आ जाए तो आप समझ लीजिए इतना, अगर लैम्डा का मान यहाँ 4 आता तो 4 अनुपात हम लोग 1 कर देते, अपने से नीचे में बटे हम लोग 1 कर देंगे, चाहे लैम्डा का मान कितना भी आ जाए। यहाँ तो लैम्डा का मान 1/2 आ गया, अर्थात यह जो बिंदु है यह रेखा को 1/2 में विभाजित कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1/2, मतलब लैम्डा का मान आपका क्या आया है, लैम्डा का मान आपका 1/2 आया है। 1/2 का मतलब होता है 1/2। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बटे को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 1/2 के अनुपात में यह बिंदु रेखा को विभाजित कर रहा है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 10वां क्वेश्चन मैंने इसको नाम दिया 10th नंबर क्वेश्चन। के का मान बताइए यदि रेखा ये और रेखा ये पर लंब है, रेखा इस वाली रेखा पर लंब है। जब एक रेखा दूसरी पर लंब होती है तो उन दोनों का, देखिए रुकिएगा, नोट्स को ध्यान से देखिए, जब दो रेखाएं आपस में लंबवत हो, मतलब ऐसी होती हैं, ऐसी एक रेखा दूसरी पर लंब है तो उनकी प्रवणता क्या होती है, उनकी प्रवणता के बीच संबंध होता है दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल। जूम और कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। कितना होता है, दोनों की प्रवणताओं का m1 पहले की प्रवणता, m2 दूसरे की प्रवणता बराबर -1 उसका मान होता है। तो यही सूत्र लगा के हम लोग के का मान ज्ञात करेंगे इस वाले प्रश्न में। और एक चीज़ देख लीजिए, यदि दो रेखाएं समांतर बोल रहा है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, उनका स्लोप ऐसे होती हैं। दो रेखाएं समांतर तो उनका जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है
वो बराबर होता है, ठीक। m1 बराबर m2, और यदि लंब दिया हो तो m1 गुणे m2 बराबर ऋण 1, ठीक। तो ये याद रखिए दोनों चीज़ों को। सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो उटपटांग या बिना मतलब की चीज़ें हों, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न, दो रेखाएं दिया है, बोल रहा है ये एक रेखा दूसरे पर लंब है, तो इनके प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। m1 गुणे m2 बराबर ऋण 1। तो पहले की प्रवणता क्या होगी? पहले की प्रवणता मैं बता चुका हूँ आपको, प्रवणता निकालने का सूत्र। प्रवणता बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो इस वाले की प्रवणता निकालते हैं। ऋण x का गुणांक 6 दिया है, x में गुणा किया हुआ अंक x का गुणांक, ठीक। y में गुणा किया हुआ अंक y का गुणांक। फिर क्या दिया है? माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। y का गुणांक कितना दिया है? -k दिया है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखते हैं, m2 मतलब दूसरे की प्रवणता, ये दूसरी है। तो इसमें -x का गुणांक 8 है। माइनस तो पहले से सूत्र में दिया है, लेकिन x का गुणांक यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए y का गुणांक क्या है? प्लस 2 है, तो y का गुणांक 1 सेकेंड रुकिएगा। y का गुणांक क्या दिया है? +2, तो वो +2 में ही आएगा। +2 तो प्लस यहाँ नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब काटा पीटी करेंगे, माइनस से इसके बराबर क्या है? -1 के बराबर है। ऋण से ऋण ये वाला काट दिए, ये है ना -1, इसीलिए यहाँ भी हम लोग -1 लिख दिए हैं, ठीक है। ये सूत्र है। 2 से काट दिए इसको 4 बार में, 2 दूनी 4। अब कितना बचा? के। अब इधर माइनस बचा है, जो माइनस बचा है, एक माइनस बचा है ना ये वाला, इस माइनस को काटेंगे इस माइनस से, अब बचा 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो के का गुणा इधर हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा कितना है? इधर 4 बचा है, इधर 6 बचा है। 4 गुणे 6 बराबर 24। के बराबर कितना आ गया? के का मान आ गया 24। तो यही पूछा था ना प्रश्न में के का मान ही पूछा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। के का मान ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल 24 होगा। सभी टाइप के मैं प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा भी लंबा नहीं। अभी तो आधे घंटे का वीडियो हो रहा है, ठीक। देखिएगा, के का मान पुनः ज्ञात करना है। बोल रहा है दो रेखाएं समांतर हो तो के का मान ज्ञात करें। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी प्रवणता बराबर होती है। प्रवणता को हम लोग m से लिखते हैं। पहले की प्रवणता m1 बराबर दूसरे की प्रवणता, दोनों की प्रवणताएं आपस में, दूसरे की प्रवणता m2 लिख देते हैं। दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। प्रवणता माने स्लोप या ढलान। आइए दोनों की प्रवणता निकाल के बराबर कर देते हैं। प्रवणता का सूत्र मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। पहले में देखिए x का गुणांक 16 है। x का गुणांक, यदि आपको गुणांक नहीं बनता, गुणांक घात नहीं बनता, तो मैं एक बहुपद से संबंधित एक वीडियो बनाया हूँ, उसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, तो उसको जाके मेरे चैनल में देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो गणित वाले प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो क्या होगा? -x का गुणांक, माइनस लगाएंगे। x का गुणांक कितना दिया है? x का गुणांक, रुकिएगा 1 सेकंड, x का गुणांक दिया है 16 बटे y का गुणांक। y का गुणांक लेंगे तो उसके साथ हम लोग उसका चिन्ह भी लेंगे। y का गुणांक है, x का भी चिन्ह लेते हैं। मैं आपको बार बार बताऊं, लेकिन x का चिन्ह यहाँ प्लस है, x के गुणांक का, तो यहाँ पहले से सूत्र में माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही आ जाता है, तो माइनस लिख देते हैं, ठीक। तो y का गुणांक जो है उसका जो चिन्ह है वो माइनस है, तो y का गुणांक k है, यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस के बराबर। दोनों की प्रवणताएं बराबर है ना, ये पहले की प्रवणता हो गई बराबर दूसरे की प्रवणता। दूसरे की प्रवणता निकालेंगे, -x का गुणांक 8 दिया है बटे y का गुणांक +5 में दिया है। तो इस जो संख्या के सामने प्लस होता है तो प्लस को नहीं लिखा जाता, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब चलिए तिर्यक गुणा चालू, इस माइनस से इस माइनस को काटा पीटी, ठीक है। इस 8 से हम लोग काट देते हैं इस 16 को 2 बार में। अब ये ऋण बचा है ना, ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। इसका इधर चलिए मत करिए, ऋण 5, इधर 1 बचा, 8 1 8, और इसको काट दिए 8 दूनी 16 से। तिर्यक गुणा करिए, के का ऊपर गुणा इधर होगा और 5 का इधर होगा, तो इसको पेन को थोड़ा चेंज कर दे। 5 का गुणा इधर कर देते हैं, के का गुणा इधर कर देते हैं। 5 का उधर गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। के का गुणा इधर -1 बचा है तो -1 में हो जाएगा, तो माइनस के बचेगा, तो इस माइनस को इधर भेज देंगे, है ना। तो के बराबर हो जाएगा -10, के बराबर हो जाएगा माइनस का ऋण का 10। उत्तर नंबर दूसरा देखिए, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, के का मान क्या होगा
यदि रेखा एक दिया है के एक्स माइनस 5y प्लस 7 और 12x प्लस 5y ऋण 4 का अद्वितीय हल है। ये क्या है? अद्वितीय हल है। तो इसका चलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूँ नोट्स में। आपको दो रैखिक समीकरण दिए हों, आप लोग 8th 9th 10th में ये चीज़ दी रहती है, NCERT में 10th में दी है शायद, या कि 9th में दी है, पूरा डिटेल में दी है। तो देखिए दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, ठीक, रेखा, ये रेखा के समीकरण है। तो अब इनमें यदि बोला जाए कि ये केवल अद्वितीय हल है, केवल क्या है? केवल अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? अद्वितीय हल के लिए होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब केवल एक हल बनता है यहाँ पास, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। उसका चित्र ऐसे बनता है, चित्र भी दे के पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा अद्वितीय हल का चित्र है, कौन सा कोई हल नहीं है उसका चित्र है। अब जब दो रेखाओं के बीच में कोई हल नहीं होता तो उसमें A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक। इसका ऐसे बनता है, कोई हल नहीं मतलब रेखाएं कहीं नहीं मिल रही हैं, रेखाएं समांतर हैं। एक बनता है जब रेखाएं अनंत हल, एक बनता है जब रैखिक समीकरण में अनंत हल हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, मतलब दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो उसके लिए सूत्र लगता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको भी लिख लीजिए नोट्स में। तो ये प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, इसको यहाँ कर लीजिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, ये लिखा कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होता तो कौन सा सूत्र लगता है? लगता है A1/A2 में आपको भी बता चुका हूँ बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यही लगा के हम लोग K का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए करते हैं। A1/A2 क्या दिया है? ये A1 है, ये A2 है, K/12 चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है, बराबर ये क्या है? B1 मतलब y का गुणांक क्या होता है? B होता है। तो पहले वाले रैखिक समीकरण में इसको B1 बोलेंगे, तो ये -5 दिया है और B2 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया है। तो ये कटेगा एक बार में, तो -1 बचा, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, केवल इतना ही लिखना है, ठीक है। अगला वाला तो C1/C2 डज नॉट इक्वल टू, उसको नहीं लिखेंगे। जितने में अपना काम हो जाए हम लोग उतना ही उपयोग करेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसको इधर, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है, तो ये K बराबर हो जाएगा, ये ऋण 1 है तो ऋण 1 में 12 का गुणा होगा तो -12 आ जाएगा। यही उत्तर होगा, K का मान -12। तो इस तरह से ये प्रश्न इतने आसानी से सॉल्व होते हैं यदि आपसे ये कॉन्सेप्ट और सूत्र बन रहे हैं। तो यदि सूत्र नहीं बन रहा है तो आप प्रयास करते रहिए, 1 घंटा में भी इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर है, उत्तर इसका होगा -12। यहाँ अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न में जिस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ होगा इनका कोई हल नहीं, इन दो रेखाओं का कोई हल नहीं, मतलब रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर है इस प्रश्न में, ठीक है। अद्वितीय के लिए तो सॉल्व ही। तो इस तरह से इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बीच की दूरी से संबंधित है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे की जाती है? तो प्रश्न दिया है बिंदु 5 और 6 और बिंदु 7 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक सूत्र लगता है, एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है, तो कौन सा सूत्र लगता है? D बराबर दूरी, D बराबर होता है x2 - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये x1 y1 है, ये x2 y2 होते हैं, तो मान रख के निकाल लेते हैं। और किसी भी बिंदु की मूल अक्ष से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है? यदि कोई भी बिंदु x y है तो मूल बिंदु से दूरी होती है √x² प्लस y², क्योंकि उसका जो x2 और y2 होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। मैं वीडियो के पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो में। ये लीजिए मैं सूत्र लिख दिया हूँ, ये है आपका x1 x2, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 by 2, ये वाला x2 by 2, ठीक है। चलिए लिखते हैं। x2 है आपका 7 √x2 है आपका 7, x1 है आपका 5, दोनों का होल स्क्वायर प्लस बीच में होगा, y2 है आपका 4 ऋण y1 है आपका 6, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। अब चलिए ऊपर वाला इरेज करते हैं। सूत्र आप लोग रट लीजिए, इसको बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे,
इसको डी से लिख देते हैं हम लोग, दूरी डिस्टेंस। तो इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा, तो -2 आएगा ना। चलिए मैं -2 कर देता हूँ, बिल्कुल -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है। अब चलिए नीचे वाला भी रेज करके हम लोग उत्तर लाते हैं। अब देखिएगा, √2 का स्क्वायर ये हो गया 4, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, ठीक। तो √8 हो गया। तो 8 को हम लोग बोल सकते हैं 4 × 2 के रूप में लिखा जाता है। 8 4 × 2 और 2 बाहर आ जाता है, तो 2√2 ऐसे होता है। ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाता है ना। तो यहाँ 2√2 लिख सकते हैं उत्तर के रूप में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2√2। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में आपको 2√2 दिया रहेगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो इस सूत्र से आप इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज के तीनों जो कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं ना, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, इन तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है, केंद्र क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें सूत्र होता है, देखिएगा नोट्स में ध्यान से, यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इसका केंद्रक क्या होता है? x1, 1 सेकंड जूम कर देता हूँ, x1 x2 x3/3 y1 y2/3/3। और ये इसके निर्देशांक जो कैसे दिए जाते हैं, ये देखिए ऐसे लिखे जाते हैं। ये x1 x2 y2 x3/3। चलिए इसी के माध्यम से हम लोग उस प्रश्न को हल करते हैं। यदि ऐसे दिया गया हो तो आपको यदि बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी समझ लीजिए, मैं ऐसा प्रश्न नहीं लाया हूँ, लेकिन आपको सूत्र मैं बता देता हूँ। देखिएगा, ये सूत्र होता है 1/2 x1 लेंगे, फिर by2 - 3 अर्थात 1 2 3, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। 2 3 1 और 3 1 2, ये सूत्र होता है। x बाहर होगा और 2 y अंदर होंगे, जैसे x1 y2 - y1 x2 y3 - y1। इस सूत्र को आप लोग रट लीजिए, ये 10th की क्लास में भी सूत्र था। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। क्या बोला है? केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र का सूत्र क्या होता है? x1 + x2, x का निर्देशांक ये होता है ना, x का निर्देशांक, x2 + x, सॉरी y लिख दिया, x3/3, ठीक है। तो आइए, ये हुआ x1 5, x2 हो गया 9, अब x3 हो गया 7 + 7, सभी को प्लस करने के बटे 3 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 9 7 16, 16 5 21, 21 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ गया। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक, याद कर लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं। अब y का मान हम लोग निकालते हैं। तो y का मान होगा y बराबर y1 ये है 3, प्लस y2 ये है 6, प्लस y3 ये है 9। अब 3 का इसमें भी भाग दे देंगे, 3 ये 3 है, 3 का भाग दे दिए, तो y का मान आपका आ जाएगा 3 6 9 9 9 9 9 18, 18 में 3 का भाग गया, 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो y का मान भी आपका 6 आ गया है। x का मान 7 आया था, y का मान 6 आया है। ऑप्शन में देखिए ऐसे लिख देंगे, 7 और 6 ये हुआ केंद्र के निर्देशांक। तो पहला नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे इसमें फॉर्मूले और क्वेश्चन आपको जो मोस्ट होते हैं सारे करवा दिया हूँ। और भी जो आपको प्रश्न लगते हैं तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा MP पुलिस परीक्षा में। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि और कठिन पूछा जाएगा, कितना कठिन पूछेगा। अब वो तो 10th लेवल मांगता है एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन, तो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसी को आप लोग पढ़िए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बड़ी मेहनत से फ्री में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।